नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यह वीडियो स्पेशल रहेगी 12th क्लास साइंस वालों के लिए। एस टेट, सी टेट, SSC, रेलवे, HSSC और अदर एग्ज़ाम, सी टेट या कोई भी जहाँ पर साइंस पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यूनिट का नाम हो जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA और RNA दोनों होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है वास्तव में, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो ये होता है हेटेरोपोलीमर ऑफ, ये मार्क नहीं चल रहा है, हेटेरोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हेटेरोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यह विषम बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। ये होता है विषम बहुलक पॉलीमर के विषम बहुलक होते हैं। तो डेफिनेशन पूछी जाए न्यूक्लिक एसिड की तो डेफिनेशन होती है इट इज़ ए हेटेरोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA और RNA होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं। लेकिन DNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। DNA किसकी तरह काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जबकि RNA 4 तरीके से काम करता है। पहला, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो आप लिखेंगे कैसे, DNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, RNA एज ए डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल, और जो भी जेनेटिक मटेरियल होंगे वो होंगे वायरस के अंदर। इसके अंदर होंगे, वायरस के अंदर पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल। इस तरह काम करता है वायरस की तरह। और दूसरा करता है स्ट्रक्चरल या संरचना की तरह काम करेगा। स्ट्रक्चर के रूप में यह राइबोसोम बनाने में काम आता है। राइबोसोम्स का सिंथेसाइज करने में काम आएगा। और तीसरा यह एडाप्टर की तरह काम करता है। एडाप्टर की तरह काम करता है। तीसरे में एडाप्टर की बात करें तो यह tRNA बनाने में सहायक होता है। कौन सा, tRNA बनाने में सहायक होता है। और तीसरा काम करता है एडाप्टर की तरह। और चौथा काम करेगा कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। और कैटेलिस्ट के रूप में यह कैसे काम करेगा, यह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने में सहायक होता है। कैटेलिस्ट में क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने या ज्वाइन करने में सहायक होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो उत्तर हो जाता है ये हेटेरोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, विषम बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड लिविंग वर्क में 2 तरीके से पाया जाता है, DNA और RNA। DNA में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जबकि RNA में 4 तरीके से काम करता है। पहला, जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर करेगा। स्ट्रक्चर की तरह में राइबोसोम बनाने में सहायक होता है। एडाप्टर में यह tRNA बनाने में सहायक होता है। और कैटलिस्ट में यह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या है। डस्टर कहाँ गया, 1 मिनट, डस्टर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन सार और पेंटोज शुगर, 5 कार्बन। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन सार से दोनों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स।
तो न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन क्या हो जाती है? न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन हो जाती है इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। अब जब न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है, इन दोनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स का करते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या करते हैं? ऑन द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये बना देता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बना देगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये बना देता है। तो आप डेफिनेशन बन सकते हैं। एक तो ये न्यूक्लियोसाइड्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो उत्तर होगा इट इज़ द नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास में न्यूक्लियोसाइड्स के साथ इज आर जॉइंट विद द फॉस्फेट ग्रुप तो टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स का ऑन द पॉलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरीन में एडिनो 9 और ग्वानिन, और दूसरा होता है पायरीमिडीन। इसमें होता है यूरासिल, साइटोसाइनिन और थायमीन, ये पाए जाते हैं। याद रखना डीएनए के अंदर पाया जाता है ग्वानिन, साइटोसाइनिन, एडेनाइन और थायमीन, जबकि आरएनए के अंदर पाया जाता है। और याद रखना डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता, डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता है। इसका होता है AGCU और इसके अंदर थायमीन नहीं होता है। ध्यान रखना, क्या नहीं होता है? थायमीन नहीं होता है। तो डीएनए आरएनए में डिफरेंट हो सकता है ये। इसके अंदर थायमीन नहीं होता है, इसके अंदर यूरासिल नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है। थायमीन का दूसरा नाम होता है थायमीन का दूसरा नाम है 5-मिथाइल यूरासिल। 5-मिथाइल यूरासिल इसका नाम हो जाता है। पेंटोज शुगर में बात करें तो इसमें दो पेंटोज शुगर हैं। एक पहले होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक शुगर का नाम है जो इसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर होती है। और दूसरी होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो किसके अंदर पाई जाती है? ये आरएनए के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर या 5 कार्बन शुगर। पेंटोज शुगर दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक का नाम है राइबोज शुगर, पहले का नाम होता है राइबोज शुगर, और दूसरे का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका फॉर्मूला हो जाता है C5H10O5। इसका फॉर्मूला हो जाता है, याद रखना, 2C5H10O4। इसका सूत्र ये हो जाता है। अब देखिए राइबोज शुगर जो होती है ये आरएनए के अंदर होती है और डीऑक्सी राइबोज शुगर ये डीएनए के अंदर होती है। याद रखना, एक डिफरेंट भी हो सकता है डीएनए आरएनए में। अब ये हमारे पास में ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है
कार्बन 3 है, कार्बन 4 है और कार्बन ये OH 5 है। और ये हमारे पास HOH H H H OH OH, याद रखना इसमें H H H OH H H OH C2 OH। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 कार्बन, ये 1 2 3 4 5 कार्बन। अब देखिए इसमें क्या अंतर हो जाता है, जो हमारा तीसरा 1 2 दूसरा कार्बन है, जो 1 2 ये वाला दूसरा कार्बन, इस कार्बन पर O ग्रुप की कमी है, इस कार्बन पर O ग्रुप की है, तो इस पर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप होता है। इसी कारण जो राइबो शुगर होती है वो लेस स्टेबल होती है। क्या होती है? लेस स्टेबल होती है। और इस पर कार्बन 2 पर H है और इसी के कारण यह मोर स्टेबल होती है। याद रखना, एक ये भी हो सकता है कि ये DNA क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। ये कहती है लेस स्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन 2 पर OH ग्रुप होता है इसलिए लेस स्टेबल होती है, और कार्बन 2 पर H ग्रुप होता है इसलिए मोर स्टेबल होती है। अब हम आगे बात करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो के पास शेयर कीजिए। हमारे पास ये है। अब हमने पढ़ा था अभी न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ा, देखिए सुनिए। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में हो गया H H H H OH OH और OH H H OH। ठीक है। अब ये देखिए, अगर इस पर मैं देखो, ये हो गया पेंटोज शुगर। क्या हो गया? पेंटोज शुगर के साथ हम क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन बेस मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। देखिए ये हमारे पास कार्बन 1 पर जो OH ग्रुप है इसे मिटा देंगे, इसे ख़त्म कर देंगे, और इस पर हम क्या जोड़ देंगे? इस पर हम जोड़ देते हैं नाइट्रोजन बेस। इसको हम जोड़ देते हैं नाइट्रोजन बेस, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स हमारे पास में क्या है? कार्बन 1 पर है, नाइट्रोजन बेस जोड़ देते हैं, उसे न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। अब देखिए हमारे पास नाइट्रोजन बेस और कार्बन फर्स्ट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, तो वो होती है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। याद रखने, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? तो नाइट्रोजन बेस और कार्बन फर्स्ट के बीच में। नाइट्रोजन बेस और कार्बन फर्स्ट के बीच में ये बॉन्ड बनता है, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अब हम अगर देखिए, और एक मिनट, यहाँ पे ये कार्बन है OH, ये 5 कार्बन है, इस पे से हम पाँचवें कार्बन पर से OH को निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? OH को निकाल देते हैं, और यहाँ पे जोड़ देते हैं फास्फोरस। क्या जोड़ देते हैं? फास्फोरस जोड़ देते हैं इस कार्बन को निकाल कर। और ये हमारे पास में कार्बन 5 और कार्बन 4 और 5 के बीच में, इसके बीच में ये बनता है हमारे पास में, जिसका नाम होता है फास्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फास्फोरस एस्टर बॉन्ड बनता है। फास्फोरस एस्टर बॉन्ड बनता है कार्बन 5 और 3 के बीच में, फास्फोरस एस्टर बॉन्ड बनता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये कार्बन 5 है, यहाँ पर ध्यान देना है, कार्बन 3 पर OH ग्रुप से हटाकर, OH ग्रुप को हटाकर हम क्या जोड़ देते हैं? P जोड़ देते हैं। फिर हमारे पास वही कार्बन है, कार्बन 5 से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कार्बन 5 से जुड़ जाता है ये O, ये हमारे पास ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, और ये हो गया 3, कार्बन 3 और 5 के बीच, कार्बन 3 और 5 के बीच में, ठीक है, हमेशा बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर देखिए ये वाली ये होता है, इसे कहते हैं, जिसका नाम होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रखना, फास्फोरस
डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? कार्बन 5 और कार्बन 3 के बीच में जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। आगे बात करते हैं हम आगे। पूछ लेते हैं फॉस्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है। अब हम नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसे कहते हैं डीएनए साइज। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसे कहते हैं डीएनए साइज। डीएनए साइज इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। डीएनए ह्यूमन का जो डीएनए है, ह्यूमन इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन का डीएनए की साइज़ के बारे में बात करें तो एक एपिलॉइड होता है। एपिलॉइड होता है जिसका साइज होता है 3.3 गुना 10 की शक्ति 9 बेस पेयर। याद रखना, एक बेस पेयर होता है 3 बिलियन के बराबर। 3 बिलियन के बराबर होता है एक बेस पेयर। और जो मनुष्य का डीएनए होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का साइज क्या होता है? डीएनए का साइज दूर है। डाइप्लॉइड में बात करें, डाइप्लॉइड में बात करें तो इसका जो साइज हो जाता है वह हो जाता है 6.6 गुना 10 की शक्ति 9 बेस पेयर। 9 बेस पेयर होता है। अब बैक्टीरिया आगे बात करें। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोली बैक्टीरिया का साइज होता है 4.6 गुना 10 की शक्ति 6 बेस पेयर गुना 10 की शक्ति 6 बेस पेयर होता है। ऐसे हमारे लैम्ब्डा फेज इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज होता है 48,502 बेस पेयर होता है। और एक और हमारे पास में कोलिक फेज 5174 वायरस, ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना एमसीक्यू फॉर्म में। 5174 वायरस जिसका साइज होता है 5386 इसका साइज होता है। और ये साइज जो होता है वे होता है न्यूक्लियोटाइड। याद रखना न्यूक्लियोटाइड्स होता है और इसलिए यह सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। डीएनए का साइज कितना होता है तो याद रखना ये दोनों ही फेज में पाया जाता है, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में 3.3 गुना 10 शक्ति 9 बेस पर होता है। डाइप्लॉइड में 6.6 गुना 10 शक्ति 9 बेस पेयर होता है। एक बेस पेयर की वैल्यू 3 बिलियन के बराबर होती है। बैक्टीरिया का साइज की इकोली बैक्टीरिया जिसका साइज है 4.6 गुना 10 की शक्ति 6 बेस पेयर होता है। और 5 फेज ना लैम्ब्डा फेज में 48,502 बेस पेयर होते हैं, जबकि 5 गुना 174, ठीक है। वायरस जिसका साइज होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। याद रखना बिल्कुल रेयर केस हो जाता है न्यूक्लियोटाइड हो, अगर बेस पे लगाए तो वो गलत माना जाएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। देखो हम 5 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अब सबसे पहले इसकी खोज, डीएनए की खोज 1869 में डीएनए की खोज की गई थी। और यह खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है मिस्चर को जाता है। और उसने एक नाम दिया था डीएनए का। उस मिस्चर ने एक नाम दिया था डीएनए का, एक नाम दिया था जिसका नाम था न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था न्यूक्लियन नाम दिया था, जो कैसा है, नेचर में कैसा होता है, अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय में एसिडिक मटेरियल है। याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। डीएनए खोज 1869 में मिस्टर ने, जिसका नाम दिया था न्यूक्लियन, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन दिया था। और ये क्या है? एक एसिडिक मीडियम होता है। और इसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन। डीएनए की खोज में एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्नोलॉजी है वो दी थी विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। विल्किंस एंड
फ्रैंकलिन, विल्किन और फ्रैंकलिन ने दी थी। और इसी डाटा का प्रयोग कर कर वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक ने इसी डाटा का प्रयोग कर इसी डाटा का इसने प्रयोग किया था। ठीक है, किसने? वाटसन और क्रिक ने, और इसके आधार पर डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे दिया। अब हम बात करते हैं डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये किसने दिया था? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक। याद रखना, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, और किस तकनीक का प्रयोग कर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर इसने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। याद रखना, टेक्नोलॉजी का इसने प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड होते हैं और वे होते हैं एंटी पैरेलल। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट 2 स्ट्रैंड। याद रखना, 2 स्ट्रैंड्स, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। वो भी स्ट्रैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। और कौन कौन स्ट्रैंड होंगे? 5 डैश से लेकर 3 डैश और 3 डैश से लेकर 5 डैश तक ये पाए जाते हैं। याद रखना, 3 से 5 या 5 से 3 डैश तक ये पाए जाते हैं। याद रखना, एंटी पैरेलल होते हैं। इसके बाद अब देखिए हम डीएनए बना रहे हैं। ये डीएनए ये हमारा डीएनए हो जाता है। ये डीएनए है, ये स्ट्रैंड है इसके। ये क्या है? ये हो गया 5 से 3 डैश, ये हो गया 5 डैश से 3 डैश, डबल हेलिक्स होगा। और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसे एक बेस पेयर कहा जाता है ये। अब इसकी बैकबोन की बात करें तो इसकी बैकबोन के बारे में बात की जाए तो इसकी बैकबोन होती है, इसकी बैकबोन फास्फोरस और पेंटा शुगर से मिली होती है। इसकी बैकबोन फास्फोरस और पेंटो शुगर से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? फास्फोरस और पेंटो शुगर से इसकी बैकबोन मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होता है वह इसके अंदर इनसाइड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इनसाइड पाया जाता है। और इसके बीच में बॉन्ड की बात करें तो कौन सा बॉन्ड बनता है? बैकबोन। इसके बीच में जो देखो ये आपको इसकी ये बैकबोन है, ये इसकी बैकबोन है, ये वाली ये बैकबोन है, ये इसकी बैकबोन है। इसकी बैकबोन फास्फोरस और पेंटोस से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होता है वो इनसाइड पाया जाता है। और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है फास्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड, इसके बीच में फास्फोरस डाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और अब देखिए ये आपके पास में ये दिया हुआ था, इसे कहते हैं बेस पेयरिंग। ये आप मैं थोड़े से दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये आपके पास ये देखिए ये है बेस पेयर, ये बेस पेयर है, बेस पेयर। और बेस पेयरिंग का जो रूल्स है वो दिया था चारगाफ ने। किसने दिया था? चारगाफ ने दिया था। चारगाफ ने बेस पेयर का रूप दिया और इसने कहा कि एडेनाइन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और साइटोकाइनिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड बनता है ये कैसे बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। कैसे बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये बेस पेयरों के मध्य। अब हम बात करते हैं 2 बेस पेयरों के मध्य की दूरी। आगे बात करें, एक कहाँ लिखता हूँ मैं, नाप लिखता हूँ। ठीक है, तो याद रखना, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयरों के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर।
नैनोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है। देखिए ये बेस पेयर है, ये हम इस तरीके के हैं, इसके बीच की दूरी जो बेस पेयर है उनके बीच की दूरी ये पाई जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की। और इसकी जो कंप्लीट टर्न बोले, एक ये टर्न है, ये वाला एक, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, ये वाला टर्न एक कंप्लीट टर्न के लिए जो पिच होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। आगे देखिए कंप्लीट टर्न की जो पिच होती है वो होती है 34 बेस पेयर। ठीक है, याद रखना 34 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 नैनोमीटर तक होती है। अब उसके बाद करें इनके डायामीटर। देखिए ये हमारे पास ये है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डायामीटर होगी, आप यहाँ लिख देते हैं डायामीटर की जो होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। दोबारा बता देते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए कंसिस्ट टू स्ट्रैंड आर पैरेलल इन द एंटी पैरेलल होते हैं, सॉरी स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल होंगे। 5' से 3' हो गया, 3' से 5' होगा। डीएनए की जो बैकबोन होती है, ये बैकबोन है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है फास्फोरस और पेंटो शुगर से बनी होती है। नाइट्रोजन बेस इसके अंदर पाया जाता है और बॉन्ड इसके बीच में फास्फोरस डाइस्टर बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था विल्किंसन, उसके फ्रैंकलिन के द्वारा जो प्रयोग की गई थी उसका डाटा का प्रयोग करके इसने ये दे डबल हेलिक्स। इसके डायमीटर, इसके जो 1 बेस पेयर, एक हमारे पास एक लूप होता है, उसके अंदर जो डायमीटर होती है उसकी डिस्टेंस होती है 23 एंगस्ट्रॉम। और बेस पेयरिंग का रूल्स दिया है चारगॉफ ने क्या कहा? चारगॉफ ने कहता है एडेनाइन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन और साइटोकाइनिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी और हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और इनके बीच में 2 बेस पेयर के बीच में जो दूरी होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होती है। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग चारगॉफ रूल के अनुसार। बेस पेयर चारगॉफ रूल्स हमसे पूछा जा सकता है, तो हम इस रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे AT देखता हूँ ATCG। अब देखिए ये हमारे पास दे रहा है 5', मैंने आपको एंटी पैरेलल बताया था, ये बनेगा 3'5। तो आपको पता है चारगॉफ के अनुसार क्या होगा। देखिए इनके बीच में एडेनाइन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, बिल्कुल ये T आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास ये A आ जाएगा, इसका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा G आ जाएगा, इसका हो जाएगा ये C हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये T हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये A हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये G हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये C हो जाएगा। तो आपको एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। अब क्या है, A की वैल्यू 30% दी गई है, ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। A की वैल्यू 30% दी गई है, C की वैल्यू तो हमें पता है एडेनाइन थायमीन के बराबर होता है, एडेनाइन थायमीन के बराबर होता है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, 30% तो टोटल कितने परसेंट हो गए 60%, तो 100 में कितने परसेंट घटा दिए 60%, तो क्या बचा 40%। 40% 2 भागों में तोड़ दो, एक C में एक G में, C कितना 20% और G कितना 20%, तो टोटल कितना हो गया 20%, हमारे पास C कितना होता है 20%। याद रखना इस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है। तो चारगॉफ रूल्स, जो चारगॉफ रूल होता है वो केवल किस तक बात करता है, वो केवल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में ही बताएगा, ना कि सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकता। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। 5 दिन में पूरी यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।